हाय दोस्तों, मैं आशीष दीप ट्यूटोरियल्स वीएनएस के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम लोग सीखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक एक अंगों को सीखेंगे और उनमें किस तरीके की क्रियाएं होती हैं उनको भी सीखा जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले सीखेंगे कि श्वसन क्या होता है। तो श्वसन ना एक प्रकार की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बाहर से वायु को ग्रहण करते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन होता है। इन ऑक्सीजन को फेफड़े तक पहुंचाया जाता है और फेफड़े से फिर इनको विशेष अंगों तक पहुंचाया जाता है और फिर इन विशेष अंगों में जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के पास भेज दिया जाता है। ये ऑक्सीजन उन कोशिकाओं के पास पहुंचता है, फिर उसके बाद वहाँ पर कुछ क्रियाएं होती हैं जिनसे कि हमारा ग्लूकोज टूटता है और एटीपी के फॉर्म में हमारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है और उस एनर्जी का हम लोग उपयोग करते हैं और साथ ही साथ उस समय कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से उसी प्रोसेस के थ्रू बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो चलिए इन प्रोसेस को लिखते हैं और फिर समझते हैं। तो सबसे पहले श्वसन, इसमें हमारा वायुमंडल में जो भी हमारा वायु होता है, वायु में जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, जिसमें से ऑक्सीजन अप्रॉक्स 21% और नाइट्रोजन अप्रॉक्स 78% और कार्बन डाइऑक्साइड अप्रॉक्स होता है 0.03%। तो ये कुछ वायुमंडल में मिश्रित गैसें होती हैं जो अलग अलग यौगिकों के रूप में भी पाई जाती हैं। इनके अलावा भी और सारी गैसेस होती हैं, मतलब उनकी मात्रा इतनी कम होती है कि उनको यहाँ पर मेंशन नहीं किया जा रहा है। तो जब कभी भी हम लोग वायुमंडल में से वायु को इनहेलेट करते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं, तो ये सभी की सभी गैसेस ना हमारी नाकों से होता हुआ हमारे फेफड़े तक पहुँच जाता है। तो इन प्रक्रियाओं को लिखते हैं। सबसे पहले वायुमंडल से वायु नासा द्वार से होता हुआ हमारे शरीर में प्रवेश करता है, फिर नासा द्वार से होता हुआ ये हमारे ग्रसनी तक जाता है और फिर ग्रसनी से होता हुआ हमारे फेफड़ों तक जाता है। इसके बीच में भी और प्रोसेस होते हैं, मगर इसको अभी ब्रीफ में नहीं बताया जा रहा है, केवल स्टेप वाइज बता दिया जा रहा है कि कौन में क्या क्या होता है। तो फिर फेफड़ों तक जाता है और फिर फेफड़ों से वो हमारे फिल्टर के बाद फिल्ट्रेशन जब हो जाता है, वहाँ पर शुद्धिकरण जब होता है तो उनमें ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो फिर इन ब्लड को हृदय तक भेज दिया जाता है, या हम बीच की प्रोसेस को भी इसी में लिख देते हैं थोड़ा बहुत, जिससे आपको समझने में आसानी हो सके। तो इन फेफड़ों से ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसके बाद ये हमारा ब्लड हृदय में भेज दिया जाता है और फिर हृदय से विशेष अंगों में परिवहन के माध्यम से विशेष अंगों तक भेज दिया जाता है। इन विशेष अंगों से कोशिकाओं तक पहुंच जाता है और फिर कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, फिर से एक बार। सबसे पहले वायुमंडल में उपस्थित जितनी भी वायु होती हैं, इनको नासा द्वार से हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं। नासा द्वार से होता हुआ ये ग्रसनी से फिर आगे बढ़ता है फेफड़ों में। फेफड़ों के बाद ये हमारा, इसमें जितना फेफड़े में ऑक्सीजन होता है वो कुपिकाओं की मदद से ये हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेकर के आगे की तरफ बढ़ता है और जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। फिर ये होता हुआ यहाँ से हृदय में आता है और हृदय से फिर विशेष अंगों में प्रवेश कर जाता है और विशेष अंगों से होता हुआ कोशिकाओं में, फिर कोशिकाओं में जाकर के ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करता है। और जब ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है तो इसमें से एनर्जी रिलीज होती है। अभी इसको हम आपको फिगर बना के समझाएंगे। जब यहाँ ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी तो इसमें से निकलता है ऊर्जा, मतलब कि एनर्जी, और ये एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बात हुआ श्वसन का। तो श्वसन क्या है? श्वसन एक प्रकार की प्रक्रिया है जो यहाँ से जाता है और ऑक्सीकरण होकर के उसमें ऊर्जा बनता है और वापस से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो यहाँ से होता हुआ वापस से फिर नासा द्वार से बाहर की तरफ वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। इसमें से जब ग्रहण किया जाता है तो इतनी सारी गैसेस होती हैं जिसमें से सभी हमारे काम की नहीं होती। इनमें से हम केवल अपने यूज़ में लेते हैं इस ऑक्सीजन को
वो भी होता है 21%। इसमें से केवल हम लोग 4% अपने काम में लेते हैं, बाकी 70% को वैसे का वैसे ही हम लोग वापस भेज देते हैं। वो 70% हमारे काम का नहीं होता, क्योंकि हम लोग केवल उतनी ही आवश्यकता की चीज़ों को ग्रहण करते हैं जितने की हमारे शरीर में ज़रूरत हो। तो इसमें से केवल 4% यूज़ कर लिया जाता है, इससे ही हमारा काम हो जाता है, बाकी 70% को वापस से भेज दिया जाता है। तो वो 17% ना फिर से जब ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस से निकलने लगेगा तो उसी के साथ वो बाहर की तरफ चला जाएगा। तो श्वसन में हम लोग ये समझें कि वायुमंडल से वायु को नासाद्वार से होता हुआ ग्रहण किया जाता है, फिर ये ग्रसनी से फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में कुपिकाओं की मदद से ये फिर हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है और फिर हृदय में पहुंच जाता है। हृदय से ये विशेष अंगों तक, फिर कोशिकाओं तक, फिर वहीं पर कोशिकाओं में उनका ऑक्सीकरण होता है और उससे ऊर्जा बनती है। फिर यहाँ पर ऊर्जा बनने के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसको वापस से ऐसे ही भेज दिया जाता है और यहाँ से होता हुआ फिर नासाद्वार से बाहर वायुमंडल में निकल जाता है। ये तो कहानी हुई श्वसन की। एक रेस्पिरेशन होता है जिसको हम लोग श्वसन बोलते हैं, और साथ ही होता है एक ब्रीदिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं सांस लेना। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होने लगता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इस सांस लेना मतलब जिनको ब्रीदिंग कहते हैं, ये एक्चुअल में दो टाइप्स की होती हैं। एक होता है निःश्वसन और एक होता है निःश्वसन। तो जब हम लोग वायु को अंदर प्रवेश कराते हैं नासाद्वार से तो इसको बोलते हैं निःश्वसन, और जब इसको हम लोग बाहर वापस से भेजते हैं तो इसको बोलते हैं लोग निःश्वसन। जैसे अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग सांस लेते हैं तो हमने क्या किया, वायु को अंदर प्रवेश कराया, फिर बाहर वायु को हमने छोड़ दिया। तो ये दोनों प्रक्रिया, सांस को अंदर लेना और सांस को फिर वापस से बाहर की तरफ छोड़ देना, ये कहलाएगा सांस लेने की दोनों प्रक्रियाओं को मिला करके कि सांस लेना कहते हैं इसको। जब हम लोग सांस को अंदर लेंगे तो बोलेंगे निःश्वसन, और जब वापस से बाहर छोड़ेंगे तो बोलेंगे निःश्वसन। तो ये दोनों प्रक्रियाएं ना इस स्टेप में आ जाती हैं कि वायुमंडल से नासाद्वार में हमने उसको क्या किया, प्रवेश कराया और वापस से इसको बाहर निकाला। तो इस पूरी श्वसन प्रक्रिया में से ये इतना हिस्सा क्या कहलाता है, ब्रीदिंग। इसको ही ब्रीदिंग कहते हैं। तो श्वसन का एक छोटा सा भाग होता है ब्रीदिंग। इसमें हम लोग वायु को अंदर प्रवेश कराते हैं और वापस से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग सीखेंगे अब कि अलग अलग जीव जंतुओं में कैसे कैसे अंग पाए जाते हैं जिनकी वजह से सांस लेना ना संभव हो पाता है। जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोग ना अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो अपने फेफड़ों से सांस नहीं लेते। जैसे अगर हम बात करें कि मछलियों की, तो मछलियाँ कैसे सांस लेती हैं, तो मछलियाँ अपने गलफड़े से सांस लेती हैं। और जबकि कीट पतंगे जो होते हैं ये कैसे सांस लेते हैं, तो ये अपने श्वसन नली से सांस लेते हैं। तो उन तरीक़ों से ना उनको डिवाइड कर दिया गया है कि कौन कौन से अंग भाग लेते हैं श्वसन क्रिया में, कौन कौन अंग भाग लेते हैं श्वसन क्रिया में। तो केवल इसको हम नॉर्मली ऐसा लिखते हैं, जैसे में है हमारा त्वचा, जैसे में हमारा फेफड़ा, गलफड़े, श्वसन नली। तो देखिए एक एक को समझाते हैं। ये जो त्वचा वाला होता है ये मेंढक में पाया जाता है, ये केचुए में पाया जाएगा। केचुआ भी अपने त्वचा से ही सांस लेता है। और साथ ही साथ हमारा जोंक, ये सब जो एग्जाम्पल है ना, ये सब त्वचा से सांस लेने वाले जीव जंतुओं का है। जबकि फेफड़े से, तो फेफड़े में हम लोग सबसे बड़ा समूह आ जाता है मनुष्यों का। पूरे के पूरे मनुष्य इसी फेफड़े से सांस लेते हैं। गलफड़े से जितने भी जलीय जीव हैं, जैसे में हमारी मछलियाँ होती हैं, तो जितने जलीय जीव हैं ये सभी के सभी अपने गलफड़े से सांस लेते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा मछलियाँ। श्वसन नली से वो सांस लेते हैं जो कीट होते हैं, जैसे में तिलचट्टा हो गया,
और छोटे छोटे जितने भी कीट पतंगे होते हैं वो सभी के सभी हमारे श्वसन नली से सांस लेते हैं। तो श्वसन नली से कीट सांस लेते हैं, जितने भी कीट होते हैं वो सभी के सभी श्वसन नली से। तो ये कुछ स्पेशल ऑर्गन है जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के जीव जंतु अपना श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। कुछ इसमें से ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जो अपनी श्वसन प्रक्रिया में अपने त्वचा को भी इस्तेमाल करते हैं, अपने गलफड़े को भी इस्तेमाल करते हैं। वो उनके अलग अलग जगहों पर रहने के कारण होता है। जैसे पानी में रह रहे तो कुछ अलग प्रकार के, और मिट्टी में रह रहे तो कुछ अलग प्रकार के, उसके ज़मीन पे आ गए तो कुछ अलग प्रकार के। तो वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे रह रहे हैं, उनके रहन सहन के हिसाब से वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अब इतना सीखने के बाद हम लोग केवल सीखेंगे कि मनुष्यों में जो श्वसन प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से पूर्ण होती है। मतलब इसमें हम लोग फेफड़े का एक फिगर बनाएंगे और फेफड़े के फिगर को बना करके उसके एक एक चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो यहीं पे अब हम फिगर बनाते हैं। तो जैसे हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोगों का जो नासाद्वार होता है, उस नासाद्वार से होता हुआ ग्रसनी तक तो वायु पहुंच जाता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद वो दो हिस्सों में हमारी नलिकाएं ना बढ़ जाती हैं। एक होता है आहार नाल और एक होता है श्वसन नली। तो आहार नाल में हमारा खाना जाता है, भोजन जाता है, जबकि श्वसन नली में हमारी वायु जाती है, जिससे हमारा वायु पूरी तरीके से फेफड़े तक पहुँच सकता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हम आपको अलग अलग करके समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई एक मनुष्य का रफली डायग्राम फिगर है। इसमें मान लेते हैं इसका मुख गुहा है और यहाँ पर नासाद्वार। तो नासाद्वार से होता हुआ ऐसे एक पाइप जाएगा जो आगे की तरफ बढ़ता है। यहीं से वायु को अंदर की तरफ प्रवेश कराया जाएगा। तो यहाँ से वायु होता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, फिर यहाँ से ये होता हुआ इस तरीके से पाइप नुमा संरचना से आगे की तरफ बढ़ जाता है, जो हमारे मुख गुहा से, जो हमारे मुंह के सेक्शन से जाकर के आगे यहीं पर मिल जाता है। यहाँ से होता हुआ ये आगे की तरफ बढ़ता है ग्रसनी, और यहीं से दो हिस्सों में ये बंटने लगेगा। चलिए थोड़ा सा हम इसको साफ फिगर बनाते हैं। यहीं से दो हिस्सों में ये बंटने लगेगा, दो चैम्बर, दो सेक्शन हो जाते हैं। ये पीछे वाला हिस्सा आहार नाल का हो जाएगा। ये हमारा अमाशय तक चला जाता है। ये हमारा अमाशय होता है, और ये वाला हिस्सा आता है जो कि हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है। एक फेफड़ा इस साइड का और एक फेफड़ा इस साइड का। तो इस तरीके से वायु यहाँ से होता हुआ, इस ग्रसनी से होता हुआ, यहीं पर हमारा स्वर कोश होता है, इसको भी क्रॉस करके ये आगे की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर हमारा एपिग्लोटिस होता है जो उनको बताता है कि वायु किधर जाना है और आहार नाल में से खाना किधर जाना है। तो ये यहीं पर उसको निर्देश देता है। वो हमारे पूरी तरीके से मस्तिष्क से कंट्रोल किया जाता है। वो ऑटोमेटिक समझ जाता है कि किसको किस तरफ भेजना है। जब कभी हम लोग भूल जाते हैं कि किसको किस तरफ भेजना है तो फिर थोड़ी सी समस्या हो जाती है, हिचकियाँ वगैरह आने लगती है। पता चला खाना को उधर भेजना था, खाना इधर आ गया तो दिक्कत होने लगेगा। वायु को इधर भेजना था, वायु उधर चला गया तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन इसकी जगह खाना अगर इधर आ जाता है तो समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पर एपिग्लोटिस होता है जो ये निर्देश देता है कि इस एपिग्लोटिस को इधर भेजना है या इधर भेजना है। मतलब इधर आ जाता है तो खाना उधर से निकल जाएगा, अगर एपिग्लोटिस उधर चला जाता है तो खाना इधर आ जाता है और इस हिस्से में प्रवेश कर जाता है। जबकि ये हिस्सा तो पूरी तरीके से वायु वाला था, तो इधर खाना जाएगा तो ये वायु उसको क्या करेगा, एक्यूप्रेशर के थ्रू इसको वापस से बाहर की तरफ निकाल देगा। तो यहाँ से अगर कोई भी खाना इसमें प्रवेश कर जाता है तो इसको वापस से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें केवल और केवल वायु आता है। इसका पूरा कनेक्शन सीधा फेफड़े से होता है। तो इस फेफड़े को हम सीधा बनाते हैं एक फिगर और उसको आपको समझाते हैं। तो फेफड़े में सबसे पहले
सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारा स्वर कोश है, इसको लिरिक्स बोलते हैं। और ऊपर की तरफ हमारा यहीं पर एपिग्लोटिस होता है। ये केवल एक सेक्शन बना हुआ है, इसके पीछे दूसरी वाली नली है। फिर ये यहाँ से दो हिस्सों में बढ़ जाता है और फिर यही हमारा फेफड़ा बनता है। थोड़ा सा ड्राइंग हमारा ख़राब है तो हो सकता है कि फिगर अच्छे से न बन पाए। एक फेफड़ा बड़ा होता है, एक फेफड़ा छोटा होता है, हालांकि इसमें दोनों बराबर बैठे हैं, तो एक को हम थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। यहीं पे हमारा बीच में हृदय होता है, जो हमारी बाईं तरफ हल्का सा झुका होता है। ये हमारा श्वसन नली है, ये हमारा एपिग्लोटिस है। इस श्वसन नली के ऊपर पतले पतले सी आकार के मुलायम हड्डियों के कार्टिलेज का एक परत चढ़ा होता है। तो श्वसन नली और श्वसन नली के चारों तरफ हमारे कार्टिलेज कुछ इस आकृति के होते हैं, सी आकार का। ऐसा वो श्वसन नली को ऐसे पकड़ के रखते हैं ताकि श्वसन नली हद से ज़्यादा ना तो सिकुड़ पाए और ना हद से ज़्यादा फैल पाए। नहीं तो यदि श्वसन नली चिपक जाएगी तो हम लोग सांस लेना बंद कर देंगे और इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए भगवान ने पहले से इन श्वसन नली के चारों तरफ सी आकार के कार्टिलेज को बना करके तैयार रखा है, जिससे श्वसन नली ना तो हद से ज़्यादा सिकुड़ पाए और ना ही हद से ज़्यादा फैल पाए। तो इनको बोला जाता है कार्टिलेज। मुलायम हड्डियों से बने होते हैं। और ये हमारा स्वर कोश है, लिरिक्स जिसको कहते हैं। तो यहाँ एपिग्लोटिस से होता हुआ वायु इस श्वसन नली से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। और ये हमारा फेफड़ा जो है, इस पर एक पतली सी मेम्ब्रेन चढ़ी होती है। पतली सी मेम्ब्रेन चढ़ी होती है जिसको हम लोग झिल्ली बोलते हैं। और यह झिल्ली प्लूरा झिल्ली कहलाती है। दोनों तरफ होगा हमारे फेफड़े के, इस तरीके से। इसको बोला जाता है प्लूरा झिल्ली। तो हम केवल एक फेफड़े की तरफ ही फिगर को अच्छे से बनाते हैं। प्लूरा झिल्ली। इस प्लूरा झिल्ली में एक फ्लूइड बना होता है। इस फ्लूइड का नाम है प्लूरा फ्लूइड, प्लूरा द्रव्य। यह फेफड़े को सिकोड़ने में और फैलाने में मदद करता है। ये फेफड़े को सिकोड़ता है और फैलाता है। थोड़ा सा उसमें से वो मदद करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम मात्रा में। फिर यहाँ से ये श्वसन नली कई और भागों में डिवाइड होता है।
इस तरीके से वो डिवाइड हो जाता है। फिर इनके अलग अलग ब्रांचेस और निकलते हैं। इनका कई बार डिवीज़न होता है, अप्रॉक्स 23 to 24, 23 से 24 बार इनका डिवीज़न होता है। अभी केवल हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया एक भाग, फिर डिवाइड कर रहे हैं दूसरा भाग, फिर इसके बाद तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, ऐसे करते हुए 23 बार तक इसका सेल डिवीज़न होता है। और सबसे आखिरी में फिर हम लोगों को मिलता है कूपिकाएँ, जिसको हम लोग एल्वोलाई कहते हैं। तो फेफड़े की संरचना थोड़ी सी जटिल होती है। ये महत्वपूर्ण एक अंग है, एक ऑर्गन है, जिसकी वजह से इंसान जीवित रहते हैं। अगर ये नहीं होता तो हम लोग ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। अब इनके आखिरी सिरों पर हम मान लेते हैं ऐसा कि वो 23 बार उनका डिवीज़न हो गया है, 24वें बार में ये एल्वोलाई को पा गए हैं। ये जो रेड कलर से बनाया जा रहा है ये कूपिकाएँ हैं। अभी इन कूपिकाओं का क्या काम होता है अभी आपको समझाते हैं। पहले जरा सा संरचना इसका थोड़ा सा बना लेने दीजिए। तो इस तरीके से कुल 23 बार डिवीज़न के बाद 24वें बार में हमारी कूपिकाएँ मिलती है। और कूपिकाओं का इस फेफड़े के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इन दोनों फेफड़ों में मिला करके अलग अलग किताबों में अलग अलग संख्याएं दी गई होती हैं। किसी में 1 करोड़, किसी में 2 करोड़, किसी में 3 करोड़, और ये 3 करोड़ से तकरीबन 30 करोड़ तक होती हैं। वो डिपेंड करता है कि जो मनुष्य है वो कितना भारी भरकम है, मतलब बहुत पहलवान टाइप का अगर कोई मनुष्य है तो उसके अंदर एल्वोलाई की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ये कूपिकाएँ की संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर में प्रवेश कर पाता है। तो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एल्वोलाई होते हैं, बहुत ज़्यादा कूपिकाएँ होती हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार होता है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बहुत अच्छे से प्रवेश कर पाती है। तो ये श्वसन नली, फिर श्वसनिका, फिर उससे हमारी धीरे धीरे फर्दर डिवीज़न होने के बाद हमारी कूपिकाएँ मिलती हैं। तो यहीं लास्ट में इसको लिख देते हैं, ये है हमारी कूपिकाएँ और ये है हमारा प्लूरा द्रव। और यही इसी से हमारा चारों तरफ रिब्स निकला होता है, जिनको हम लोग पसलियाँ कहते हैं। ये पसलियाँ वापस से इनमें जाकर के जुड़ती हैं, जो हम लोगों के सांस लेने में बहुत सहायक होती हैं। और यहीं नीचे हमारा डायफ्राम होता है, ये भी पतली हड्डियों से मिलकर के बना होता है। ये हमारे सांस लेने में मदद करता है। तो सबसे पहले यहाँ से होता हुआ वायु अंदर की तरफ प्रवेश करेगा एपिग्लोटिस के बाद स्वरकोश में, फिर स्वरकोश से होता हुआ श्वसन नली में, श्वसन नली से फिर ये दोनों चैम्बर में बढ़ जाएगा। दोनों चैम्बर में जाने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन, इसमें से इस वायु में से जो भी ऑक्सीजन होगा ये कूपिकाएँ उनको चेंज करके ब्लड को दे देती हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक कूपिका है और ये लाल वाला इधर से जो वायु आ रहा है वो रेड कलर से मान लेते हैं दिखाया गया है, तो ये लाल वाला ऑक्सीजन है और ये ब्लैक वाला कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा हाथ एक कूपिका है, एक तरफ से ऑक्सीजन और दूसरी तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला हिस्सा फिलहाल अभी रक्त में है, मतलब ब्लड में मिला हुआ है। इस कूपिकाओं का सीधा संपर्क, ऐसा समझते हैं कि सीधा संपर्क इनका ब्लड से होता है एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारी फेफड़ों के अलग अलग विशेष भाग से होता है। तो ये कूपिकाएँ एक तरफ से ऑक्सीजन को पकड़े रहती हैं, एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड को, और ये इनको ऐसे घुमा देती हैं। मतलब ब्लड में का कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा हमारे फेफड़े में चला जाता है और फेफड़े में उपस्थित हमारा ऑक्सीजन तुरंत जाकर के ब्लड में मिक्स हो जाता है। क्या बात समझ में आ गई?
अगर आपको समझ में आ गई हो तो अच्छी बात, नहीं तो हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं आपको समझाने का। हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये हमारी कूपिकाएँ हैं और कूपिकाएँ इन दोनों टाइप्स के वायु को पकड़ के रखी हैं, एक तरफ ऑक्सीजन और दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों कूपिकाएँ जो हैं इन दोनों वायु को एक दूसरे को पकड़ के रखी हैं। तो एक तरफ से ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करेंगी और दूसरी तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उसमें मिला हुआ है रक्त में हमारे, इसको वापस से हमारी कूपिकाओं के थ्रू भेज दिया जाएगा हमारे फेफड़े में। तो इनको ना ऐसे घुमा देता है, कूपिकाओं का काम होता है इनको ऐसे वापस से एक्सचेंज करना। तो ये एक दूसरे को एक्सचेंज करती है, हालांकि ये ऐसा होता नहीं है। एक्सचेंज करते समय वहाँ पर बहुत सारे प्रेशर को वहाँ पर चेक किया जाता है, देखा जाता है कि कहाँ पर मतलब प्रेशर ज़्यादा है, कहाँ पर प्रेशर कम है। फिर वहाँ से ऑक्सीजन निकल करके ब्लड में चला जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके फिर से हमारे फेफड़े में चला जाता है। लेकिन ये समझने का एक छोटा सा प्रयास है समझाने का, कि आपको आसानी से समझ में आ सके। एक तरफ हमारा ऑक्सीजन होता है, एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को ऐसे चेंज कर लिया जाता है। ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा फेफड़े में चला जाता है। तो इस तरीके से ये फेफड़े के अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से होता हुआ हमारा शरीर से बाहर की तरफ निकल दिया जाता है। और जो भी यहाँ से ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। फिल्टर होने के बाद ये यहाँ से फिर हमारे हृदय में चला जाता है, दिल में, और दिल से होता हुआ हमारे फिर विशेष अंगों तक भेज दिया जाता है। तो जो ऑक्सीजन इस दिल में गया, इस हृदय में गया और हृदय से होता हुआ फिर वापस से विशेष अंगों में भेजा जाएगा। उन विशेष अंगों के बाद वहाँ छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को भेज दिया जाएगा। इन ऑक्सीजन को इनको सप्लाई कर दिया जाएगा। तो जब वो छोटी छोटी कोशिकाएं ऑक्सीजन को लेती हैं तो उसके बाद वहाँ पर अलग प्रकार की श्वसन प्रक्रिया होती है, उनको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ये जो हुआ है हमारा, ये हमारा बाह्य श्वसन है। जब कोशिका में वो ऑक्सीजन प्रवेश करेगा तो उनको हम लोग बोलेंगे कोशिकीय श्वसन। और कोशिकीय श्वसन में ही हमारा ग्लूकोज टूटता है और टूट करके एनर्जी बनाता है, जिसको हम लोग एटीपी के फॉर्म में ले लेते हैं। तो उसका एक छोटा सा फिगर बनाते हैं और आपको समझाते हैं। जैसा मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारी कोशिकाएँ हैं, ये हमारा इसका केंद्र है, ये पूरा का पूरा हमारा साइटोप्लाज्मा, और इस साइटोप्लाज्मा में मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसमें ऑक्सीजन प्रवेश करता है और उसमें जब ये कोशिकीय श्वसन होता है और वायु उपस्थित होती है, मतलब ऑक्सीजन उपस्थित होती है, तो उस समय साइटोप्लाज्मा प्लस में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर उसमें भाग लेता है तो माइटोकॉन्ड्रिया उस एनर्जी को तोड़ने के बाद जब बनाता है तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। एक तो ये इस टाइप का हो गया कि ऑक्सीजन आया, हमारी कोशिकाओं में मिल गया और यहाँ पर एक प्रकार की श्वसन प्रक्रिया हो गई जिसमें हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और इसका एक दूसरा हिस्सा भी होता है जिसमें कि वायु उपस्थित नहीं होता, उसके हिस्से को भी हम अभी आपको समझाते हैं। तो फिलहाल जब यहाँ से हृदय में हमारा रक्त चला जाता है और ये पूरा होते हुए विशेष अंगों से फिर हमारी कोशिकाओं तक आता है, तो कोशिकाओं में इसी तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं कि ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाता है, साइटोप्लाज्मा और माइटोकॉन्ड्रिया उसमें हेल्प करते हैं, वो टूट जाता है और टूट करके एनर्जी को हम लोगों को दे देता है। वो एनर्जी हम लोगों की एटीपी के फॉर्म में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया उसको स्टोर करके अपने पास रखा रहता है। तो ये हो गया हमारा पूरा एक प्रक्रिया जिसमें हम लोग समझें कि श्वसन क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से अंग उसमें भाग लेते हैं। तो इसमें जो हमारा डायफ्राम है ना, ये हमको सांस लेने में मदद करता है। अगर ये डायफ्राम ऊपर की तरफ है मतलब कि इसमें किसी प्रकार की कोई वायु नहीं है। जब हम लोग वायु को खींचते हैं, मतलब सांस लेते हैं और वायु को अंदर प्रवेश कराते हैं, तो ये डायफ्राम जो आपको इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है अभी, वो सीधा हो जाता है। तो ये डायफ्राम जो भी ऐसा है वापस से ऐसा हो जाता है, ये फेफड़ा नीचे की तरफ आ जाता है, इसमें पूरा का पूरा वायु भरा रहता है। फिर थोड़ी देर बाद ये पूरा का पूरा डायफ्राम जो है ये पूरा जो सीधा हो चुका था, ये वापस से अपनी पोजीशन में जाना चाहता है। जब ये अपनी पोजीशन में जाना चाहता है तो फेफड़े को ऊपर की तरफ धकेलता है। तो जब फेफड़े ना ऊपर की तरफ जाती हैं तो इसमें से जितनी वायु स्थिर हुई थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली वायु थी पहले से, उनको बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारी प्रक्रियाएँ संभव हो पाती हैं। नहीं तो हम लोग कभी भी अपने से उनको अंदर से बाहर की तरफ नहीं निकाल पाते हैं। निकालने के लिए हम लोगों को मदद लेना पड़ता है इस डायफ्राम की। बहुत बार जब डायफ्राम हमारा काम नहीं करता है या कोई ऐसी प्रेग्नेंट लेडी होती है जिनमें डायफ्राम मतलब कि स्पेस नहीं होता कि डायफ्राम वापस से नीचे आ सके, तो उस समय हमारी जो रिब्स होती हैं, पसलियाँ, वो भी उनमें मदद करती हैं। और अल्प मात्रा में, बहुत ही अल्प मात्रा में हमारी ये प्लूरा फ्लूइड जो है, ये प्लूरा द्रव्य, ये भी हल्का हल्का कुछ 2-4% में मदद करता है। मतलब 10-20 मिनट जीवित रहने के लिए, कभी कभी सांस लेने में ये भी मदद करता है। जब हमारा ये पसलियाँ जो होती हैं, जो हम लोग को फेफड़े के चारों तरफ इस तरीके से फैली रहती हैं, ये भी जब वर्क करना बंद कर देती
देती हैं या ये भी वर्क करना बंद कर देती हैं, तब जा कर के कहीं हमारा भाग लेता है प्लूरा फ्लूइड, लेकिन बहुत ही अल्प मात्रा में, मतलब 5 से 10%, मतलब कुछ मिनटों तक आपको जीवित रखने के लिए वो आपको मदद कर सकता है। क्योंकि यदि आप सांस लेना बंद कर देंगे तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान बंद हो जाएगा शरीर में, और आपकी एनर्जी बनना बंद हो जाएगी। जो यहाँ पर एनर्जी बन रही थी वो बंद हो जाएगी और आप मृत्यु की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए सांस लेना बहुत ज़रूरी है। जो काम करता है हमारी उसमें मदद, ये होता है डायफ्राम। अगर ये डायफ्राम नहीं करता तो हमारी पसलियाँ करेंगी, अगर पसलियाँ भी नहीं करती तो कुछ मिनटों तक ये प्लूरा फ्लूइड करेगा। अगर कुछ भी नहीं करता तो फिर जाना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर यहाँ से आप समझते हैं कि श्वसन कितने तरीके का होता है। एक श्वसन होता है कोशिकी वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन भाग लेता है, वायवीय श्वसन। और एक होता है अवायवीय श्वसन। अब थोड़ी सी जगह को लेते हैं, इसको मिटाते हैं। तो जैसा कि आपको नाम से मालूम चल रहा होगा कि वायु श्वसन में हमारा ऑक्सीजन भाग लेता होगा और अवायवीय श्वसन में हमारा ऑक्सीजन भाग नहीं लेता है। तो वायवीय श्वसन में हमारा ऑक्सीजन भाग लेता है। इसका मतलब ये होता है कि कोशिकाओं के अंदर जब हमारा साइटोप्लाज्मा और माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, ये दोनों मिलकर के उन काम को करती हैं, उनमें वायु की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और अवायवीय श्वसन तब होता है जब कहीं पर किसी ऐसी जगहों पर, जैसे हमारे मसल्स में बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जब हम लोग दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, या हमको कभी अचानक से कोई शेर दौड़ा लिया, गाय भैंस दौड़ा लिया, तो हम लोगों को जो दौड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय अचानक से एनर्जी एटीपी टूट करके एडीपी या एएमपी तुरंत नहीं बना पाती। तो उस समय जो भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो अवायवीय श्वसन प्रक्रिया से बनती है। लेकिन इसमें ना बहुत कम एनर्जी मिलती है। कम एनर्जी मिलने का मतलब ये उसमें वायु नहीं होता, तो इसमें वायु के हिसाब से अगर चेक करें तो इसमें कम एनर्जी बनती है। और इसमें जो एनर्जी बनती है वो मात्र अप्रॉक्स 50 किलो जूल के आसपास बनती है, 50 किलो कैलोरी जूल के आसपास बनती है, जबकि इसमें 600 से 700 किलो जूल बनती है। तो और इसमें हमारी पसलियों में उस समय, मतलब मांसपेशियों में नहीं, मांसपेशियों में हम लोगों के लैक्टिक एसिड बन जाता है और एथिल अल्कोहल। तो उनमें एथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड ये सब बन जाते हैं। तो इनको थोड़ी सी रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। जैसे हम लोग पहले मान लेते हैं कि हमारे अंदर वायु श्वसन हो रहा है, तो इसमें होगा सबसे पहले हमारा ग्लूकोज C6H12O6, और इसमें ऑक्सीजन भाग लेगा 6 ठो। जब रिएक्शन हो जाता है तो इसमें हमारा 6 ठो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, 6 ठो H2O बनेगा, और साथ में यहाँ से एनर्जी निकलती है, मतलब कि ऊर्जा निकलती है 686 किलो जूल। ये होता है वायु श्वसन में, जिसमें कि हमारा वायु भाग लेता है। जबकि अवायु श्वसन में हमारा तो ग्लूकोज होगा C6H12O6, परंतु इसमें ऑक्सीजन भाग नहीं लेगा, तो ये टूटता है और बनाता है एथिल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड। और साथ में हमारा 50 किलो जूल तक की एनर्जी इसमें बनाता है। लेकिन बहुत कम मात्रा में एनर्जी होती है, जो उस समय दौड़ने के लिए या उन समय भारी कामों को, हैवी वर्क को करने के लिए मिल तो जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हमको एनर्जी नहीं दे पाता। तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एनर्जी लेने के लिए हम लोगों को वायु श्वसन करना ही पड़ता है। तो इसमें वायु उपस्थित होता है और इसमें वायु उपस्थित नहीं होता है, तो इसलिए इसको अवायवीय श्वसन कहते हैं और इसको वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन ज़्यादातर मनुष्यों में पाया जाता है और अवायवीय श्वसन छोटे छोटे ऑर्गन में पाया जाता है। लेकिन मनुष्यों में भी तभी पाया जाता है जब कोई हैवी वर्क करना पड़ता है, मतलब हमारे शरीर में कोई विशेष खास तरीके का कोई हैवी वर्क होता है, तो ये अवायवीय श्वसन मनुष्यों के अंदर भी पाया जाएगा। लेकिन ये हमेशा मनुष्यों के अंदर पाया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये छोटे छोटे एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जैसे कि अमीबा हो गया, इन सब चीज़ों में पाया जाएगा, यीस्ट में हो गया, इन सब चीज़ों में हमेशा पाया जाएगा। लेकिन अगर मनुष्यों की बात करें तो जब कोई हैवी वर्क करना पड़ता है, कोई भारी काम करना पड़ता है, तब उनमें ये पाया जाता है। तो यही इसी के साथ हमारा ये पूरा टॉपिक समाप्त हो जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।